अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, संडे को मैंने वो एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं रखी थी? एक्स्ट्रा सीरीज काफ़ी सारी शक्लें नहीं थी कल। हाँ जी, आइस 19 के कहा था 3 सवाल अगर देख लें तो मैं कर लूँ, अगर नहीं देखने तो यहाँ से ही पास्ट पेपर्स के जो 3 सवाल थे, पास्ट पेपर्स के ही कहा था मैंने। आइस 19 के पास्ट पेपर्स के मैंने 3 सवाल कहा था। एक मैंने बोर्ड पे कर दिया था और क्वेश्चन 1, 2 और 4 कहा था। किस किसने देखे? ठीक। अच्छा, बाकियों को क्या मसला है? हाँ जी, को मसला तो होगा ना यार, देखने नहीं, मतलब ख़त्म, टॉपिक क्लोज, या मसरूफियत की वजह से नहीं देख सके? आए देखेंगे। और वो जो कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने वैसे ही कहा था, नॉलेज के लिए कुछ 2-4 पेजेस पढ़ लें, और जो कल 3 लोगों ने पढ़े हुए थे उसमें कोई इजाफा हुआ। कितने को लोगों ने पढ़ लिया तो पेजेस? चलो, थोड़ा सा इजाफा हो गया। अच्छा चलें, जिन्होंने पढ़े हैं पेज 6 पे जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, और बाकी ऑनलाइन वाले में जिसने पूछना फिर वो मैसेज पे पूछ लीजिएगा, फिर मैं जवाब दे दूंगा। यहाँ बैठे हुए जितने लोगों ने ये एग्जाम्पल्स पढ़ी, पेज 6 पे जो 2 एग्जाम्पल्स हैं उनमें से पहली दूसरी में कोई मसला? जिन्होंने भी ये पढ़े पेजेस, आईएस 19 पेज 6 एंड पे डब्बे में जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, जो ओरिजिनल आईएस की एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ रखी हुई हैं इनको, तो इन 2 एग्जाम्पल्स में अगर किसी ने कुछ पूछना है तो ठीक है जी। अगले पेज पे 3 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 में कुछ पूछना? अच्छा, 3 में 3 समझ नहीं आई? अच्छा, 2 में भी है मसला, 1 में भी है? 1 में नहीं है। मैं आईएस 19 पेज 7 की एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 समझाता हूँ। एम्प्लॉयज़ को 2 तरह की ऑफर्स की हुई हैं। एक ऑफर ये की हुई है कि 55 साल एज हो गई हो एंड 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो। 55 साल एज हो गई हो एंड 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो, या फिर 65 साल की एज हो गई हो तो इस साल में ऑफिस आ रहे, मेहरबानी, तो फिर एक्सपीरियंस का कोई मसला नहीं, कोई एक्सपीरियंस की शर्त नहीं है। ये 2 अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर 55 ईयर्स वाला क्राइटेरिया है तो फिर एंड 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, और अगर 65 साल उम्र का क्राइटेरिया है तो फिर साथ एक्सपीरियंस की कोई शर्त नहीं है। पहले 55 साल वाले की बात करते हैं। जो 55 साल तक पहुंचेगा और उर्दू वाला 20 साल की नौकरी हुई होगी, उसको मिलेगा ये 2000 रुपये, और अगर कोई 19 साल में छोड़ गया तो नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई 30 साल की उम्र में आए और 50 साल की उम्र तक रहे। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी ना, इस डिस्कशन से कोई फायदा ही ले लें, बात ही समझ लें। इस एग्जाम्पल में कहा हुआ है कि 2000 रुपए ये मिलेंगे एम्प्लॉय को, पूरे 2000 रुपए, और ये मिलेंगे। और उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि या तो उम्र 55 साल हो उर्दू वाला और 20 साल एक्सपीरियंस भी हो गया हो, या फिर 65 साल की उम्र हो गई हो और एक्सपीरियंस की खैर है। ये 2 क्राइटेरिया हैं। तो जो 55 साल की उम्र तक पहुंचा और उसकी 20 साल की नौकरी नहीं हुई, उसको नहीं मिलेंगे। 30 साल की उम्र में ज्वाइन किया और 52 साल की उम्र में छोड़ गया, नहीं मिलेंगे। तो 55 साल की उम्र तक पहुंचना जरूरी है और उर्दू वाला 20 साल की नौकरी हो चुकी होना जरूरी है।
तो ये जो 20 साल की सर्विस है 55 से पहले वाले, ये 20 साल की सर्विस, ये 2000 रुपए का रिवॉर्ड दिला रहे हैं। अच्छा, अगर किसी ने 32 साल की उम्र में ज्वाइन किया हो, 32 साल की उम्र में, अरे पूरा सुन तो लो, 32 साल में ज्वाइन किया हो और 55 तक यहीं हो, तो मिल जाएंगे। तो इसकी सर्विस टोटल कितनी हुई? लेकिन क्या इस 23 साल की सर्विस का ये नाम है? फिर 20 साल की सर्विस का। तो ये फैलाने 20 साल के ऊपर ही है, चाहे उसने सर्विस 23 साल दे दी, लेकिन ये रिवॉर्ड 20 साल की मेहनत का है। तो जो 35 साल से ऊपर वाले, 35 साल से पहले वाली सर्विस है, उसका इस रिवॉर्ड में कोई हिस्सा नहीं है। अगर कोई 25 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेता है और 55 साल तक रहता है नौकरी में, तो उसको ये मिलेंगे 2000 रुपए। लेकिन उसने नौकरी कितना अर्सा की होगी? 25 में ज्वाइन करे, 55 तक रहे, 30, तो इसकी 30 साल की सर्विस का रिवॉर्ड है ये पूरे 2000 रुपए है। बेशक सर्विस 30 साल की कर रहा है, लेकिन ये रिवॉर्ड 20 साल का है। तो वो जो 25 से 30 तक की उसकी सर्विस है, उसका कोई हिस्सा नहीं है इसमें। तो इसलिए जो 55 से पहले वाले 20 साल हैं, उसी में ही इसको एक्सपेंस बनाया जाएगा, चाहे वो ज्वाइन 25 साल की उम्र में ही क्यों ना कर ले। जी जी, पूरे 2000 रुपए को इसको 20 पे डिवाइड करेंगे। हर साल, हाँ वही अकाउंटिंग होगी। उस 2000 की पीवी लेंगे, 2000 के पहले 20 टुकड़े करेंगे, हर साल का टुकड़ा बन गया 10 रुपए, 100 रुपए, और फिर हर साल की 100 रुपए की पीवी, ये करंट सर्विस कॉस्ट होती जाएगी। एक एग्जांपल नहीं है जिसमें वो फ्यूचर कोई इवेंट होगा तो फिर ऑब्लिगेशन बनानी है, इस एग्जांपल में? एग्जांपल्स में है। हाँ, तो वो जो आएगी आप पूछ लीजिएगा। उधर गई है वो? नहीं। अच्छा जी, ये 55 साल वाली बात, ओके। एग्जांपल 2 कौन पूछ रहा था? उधर पीछे शायद। ये क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कब? हाँ हाँ, वही बेनिफिट प्लान वाली अकाउंटिंग है। 2000 रुपए हैं, 20 साल पे फैलाना है, 20 पे डिवाइड किया, 1 साल का 100 रुपए आ गया, और हर साल उस 100 रुपए की पीवी करंट सर्विस कॉस्ट है। जो आपको एक बेसिक सा मैंने शुरू में एक सवाल कराया था ना, यही काम 20 साल पे फैलेगा। इन एग्जांपल में से सिर्फ ये चीज सीखनी थी कि कौन से वाले पीरियड के ऊपर इसका एक्सपेंस चार्ज होना है, होना कैसे है, तरीका वही है। टुकड़े किए, हर साल के टुकड़े की पीवी, उस साल की करंट सर्विस कॉस्ट, और उस साल तक जितने साल गुजर चुके उन सब की टोटल अमाउंट, पीवी ऑफ डीबीओ का क्लोजिंग बैलेंस। तो तरीका वही है जो पढ़ा था। और जो 65 साल की उम्र तक मौजूद होगा उसको, अच्छा इसमें ये तो उन्होंने एक मिसाल दी हुई है ना, जो 55 साल की उम्र में ज्वाइन करेगा, ये सिर्फ मिसाल है। अगर कोई 52 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेता है तो उसको इस रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 65 तक रुकना पड़ेगा। तो कितने साल की सर्विस उसको ये इनाम दे जाएगी? 13, तो उसको 13 पे बांट देंगे। जो 57 की उम्र में ज्वाइन करेगा उसको 8 साल की सर्विस ये रिवॉर्ड दे जाएगी, तो उसको 8 पे बांट देंगे। तो इसलिए 65 साल की उम्र तक की सर्विस बस चाहिए। तो जब भी ज्वाइन करेगा 65 साल की उम्र तक जितने साल की सर्विस उसने करनी है उस पर डिवाइड करना है। लेकिन जो 55 वाले क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है उसको 20 पे डिवाइड करना, 35 से 20, बेशक 27 साल में क्यों ना ज्वाइन करे। ये एग्जांपल 2 थी। हाँ जी, हम लोग, ये तो मैं आपको समझाने में एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं ना। बिजनेस तो एक एम्प्लॉय की कैलकुलेशन नहीं कर रहा होगा, बिजनेस तो सारे एम्प्लॉइज को टोटल कर रहा होगा। तो बिजनेस ये कैलकुलेट करेगा कि अभी बेशक 700 एम्प्लॉइज हैं, 700 में ऐसे ही कह रहा हूं, अगर 700 एम्प्लॉइज हैं तो बिजनेस को लगता है कि सिर्फ इनमें से 250 ऐसे लोग हैं जो ये क्राइटेरिया पूरा कर पाएंगे, तो फिर वो 250 की अकाउंटिंग कर रहे होंगे। ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में मसला है। अच्छा चलो, मैंने अभी शुरू किया, पहले ही बता दूं, क्या इसमें कोई इतराज है? समझ नहीं आई? समझ नहीं आई। एम्प्लॉय को ये बेनिफिट वादा किया है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको हम मेडिकल खर्चे रीइंबर्स कर दिया करेंगे। जो लोग दस साल से पहले छोड़ जाएंगे उनको कुछ भी नहीं। वो एम्प्लॉइज जिनकी कम से कम 10 साल सर्विस होगी, उसके बाद चाहे वो 11 सर्विस पूरी करके छोड़ जाएं, 17 कर दें, 18 कर दें, जिनकी सर्विस होगी 10 से 20 के दरमियान, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके जितने भी दवाइयों का खर्चा होगा उसका 40% कंपनी रीइंबर्स करेगी। और जो 20 साल से ऊपर नौकरी कर जाएंगे तो उनका 50 है।
जिन लोगों से उम्मीद है कि उन्होंने 10 साल की गिनती भी नहीं पूरी, अब आप एक एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखिएगा, जिस इंडिविजुअल से उम्मीद है कि उसने 10 साल की भी ड्यूटी पूरी नहीं करनी, तो उसके लिए हमें कोई अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एंटाइटल्ड ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन लोगों से उम्मीद है कि वो 10 से 20 साल के दरमियान नौकरी करेंगे, 18 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल, उनके लिए हम 40% का अकाउंटिंग करेंगे। अच्छा, कितने साल पे फैलाएंगे? 40%। हाँ जी, 40% देखें, जिसने 10 साल से पहले नौकरी छोड़ देनी है तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना, यानी इन 10 साल का कोई हिस्सा नहीं है उस रिवॉर्ड में, हिस्सा है ही इधर का। इन 10 साल में उन्होंने कोई, अच्छा ठहरे मैं पहले फिर से पढ़ लूं, 40% हो गया। अच्छा, हाँ सही है, सॉरी मैं वो सही नहीं बता रहा था। ये 10 साल की नौकरी हासिल कर लें, ये वाले 10 साल, लेकिन पूरे कर लें, तो वो 40% के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, चाहे वो 13 साल करें चाहे 14 साल करें। ये 40% के हकदार कब बन रहे हैं? 10 साल पूरे करके। तो अगर कोई इंप्लॉई 14 साल की नौकरी भी करेगा तो ये बेनिफिट उसको पहले 10 साल की वजह से ही मिल जाना है, अगले 4 की वजह से कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए उस शख्स के 10 साल के ऊपर इसको फैलाएंगे, वो भी पहले 10 साल। अगर किसी शख्स से उम्मीद है कि वो 18 साल की नौकरी कर जाएगा तो उन 18 में से ऊपर वाले 8 बेकार हैं, क्योंकि वो उसने 20 तक पहुंचना था तो फिर और बेनिफिट लेना था। तो इसलिए जो पहले 10 साल हैं इसी मेहनत का सिला है ये। तो जिन लोगों से उम्मीद है कि उन्होंने 10 साल के अंदर अंदर छोड़ जाना है उनके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं है। जिन लोगों से उम्मीद है कि उन्होंने यहां तक में छोड़ना है तो उनके लिए सिर्फ 40% का बेनिफिट, और वो भी इन 10 पे डिवाइड होगा। और जिन लोगों से उम्मीद है कि उन्होंने 20 से ऊपर निकल जाना है तो इनके ये वाले 10 साल 40% रिवॉर्ड दे रहे हैं, और ये वाले 10 साल बस 10% और दे रहे हैं। तो जिन्होंने 20 से ऊपर क्रॉस करना है उनको देना तो 50%, आप समझे 50 मिलियन देना, वैसे तो दवाइयों का 50% है, लेकिन मुझे बोलने में आसानी होगी, 50 मिलियन रुपए देने हैं उसको। तो उनमें से 40 मिलियन रुपए इस मेहनत का सिला है, तो उसको इन 10 पे डिवाइड करना है, और इन अगले 10 साल की मेहनत का सिला एक्स्ट्रा ऊपर वाला 10 मिलियन है, तो उस 10 मिलियन को इन 10 पे डिवाइड करना। ये है इस एग्जाम्पल के अंदर। उससे ऊपर वाले साल जब तक 27 साल में करेगा, वो अगले 7 साल कोई इसको बेनिफिट नहीं दे रहे। तो इसलिए अकाउंटिंग पहले 10 साल इस 40 मिलियन का एक्सपेंस बियर करेंगे और अगले 10 साल 10 मिलियन का एक्सपेंस बियर करेंगे। अच्छा, इसी से कनेक्टेड है अगले पेज वाली एग्जाम्पल, वो ये है अगर बाकी अरसे में सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो, पहले इधर 40 था, अगले 10 साल बस 10% और दे रहे थे, लेकिन अगर बाद का पीरियड सिग्निफिकेंटली ज्यादा अमाउंट दे रहा हो तो इसको ऐसे समझा जाएगा कि जिन लोगों ने 10 साल मेहनत करनी है उनको ये मिलना है, और जिन्होंने पूरे 20 साल मेहनत करनी है उनको ये मिलना है। पिछली एग्जांपल में क्या किया था कि 40% इन 10 पे और ऊपर वाला 10 अगले 10 पे। अब ये जो 10% है ये तो इन 10 पे फैलेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला 40 है ये पूरे 20 पे फैलेगा, क्योंकि अगले 10 साल का इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो रहा होगा। तो असल में मैनेजमेंट 2 स्लैब्स बना रही होगी कि जिन लोगों से 20 साल काम करने की उम्मीद है उसको बहुत सारा बेनिफिट दे रहे होंगे। देखें, अगर पहले पीरियड के बेनिफिट्स और बाद वाले पीरियड के बेनिफिट्स बाद वाले बहुत ज्यादा हैं, मटीरियली हायर हैं, तो फिर इसको 2 स्लैब्स में बांट दिया। जिन्होंने पढ़ा है, पिछली मिसाल में यहां 40 था, यहां 50 था, यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी पता चल रहा था, उनके जो पॉलिसी थी उससे ऑर्गेनाइजेशन का मिजाज पता चल रहा था कि वो पहले 10 साल को ही बहुत वैल्यू दे रहे हैं, पहले 10 साल की मेहनत से ही 40% देने को तैयार थे, 40 मिलियन कह लें, अगले 10 साल से सिर्फ 10 और देना था। तो इसलिए पहले 10 साल 40 मिलियन की कॉस्ट बियर करेंगे, अगले 10 साल 10 मिलियन की कॉस्ट बियर करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है इससे, तो ऑर्गेनाइजेशन का मिजाज ये है कि वो उनको इंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि 20 साल काम करें, अगले 10 नहीं 20। तो इसलिए ये 10 इन 10 सालों का रिवॉर्ड है, और जो ऊपर वाला 40 है वो पूरे 20 साल का रिवॉर्ड है।
ये दोनों मिसालों में फर्क है। ये मैंने अगले पेज वाली एग्जांपल बताई है। और पिछले पेज पे क्या पूछ रहे थे आप? पेज पे जो एग्जांपल 2 है इसमें ये क्या कहता है कि अगर 25 साल एज नहीं हुई तो हम ऑब्लिगेशन नहीं बनाएंगे। इन्होंने कहा है कि एक एम्प्लॉई जब भी रिटायर होगा तो जितने साल उसने सर्विस की होगी उसको 100 रुपए इंटू उतने साल ये उसको रिटायरमेंट पे मिलेगा। लेकिन इंटू उतने साल, तो वो जो उतने साल हैं वो 25 के बाद उम्र से गिनने शुरू करना है। अगर कोई एम्प्लॉई 25 साल से पहले ज्वाइन करता है तो 25 साल की उम्र तक जब वो नहीं पहुंच जाता तो कंपनी वाले समझेंगे ये तो भी आर्टिकल स्टूडेंट है, भी तो सीख रहा है। जब वो 25 की एज क्रॉस करेगा तो जितने उसका एक्सपीरियंस 25 एज से ऊपर वाले होंगे इंटू 100 रुपए ये उसको बेनिफिट मिलेगा। तो 25 से नीचे नीचे उम्र में वो जितने भी साल नौकरी कर रहा है उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ये लिखा हुआ है इस मिसाल के अंदर। सही है या जबरदस्ती? और आज जो ऑब्लिगेशन बनाएंगे वो 25 ईयर से निकाल के अगर एक एम्प्लॉई ने 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया है तो 18 साल से लेके 25 साल तक की उम्र के जो 7 साल हैं उनका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। तो उन 7 साल को कोई एक्सपेंस अलॉट नहीं होना। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, मुझे याद नहीं कि ये आप में से किया था या ऑनलाइन वाले में से, बार व्हाट्सएप पे सवाल किया था कि ये जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, तो ये क्या सैलरी एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड होगी या इसका कोई अलग नाम होगा? तो ये IAS 19 में जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, वो सब के सब बिजनेस को एक्सपेंस किस बात का पढ़ रहे हैं? एम्प्लॉय की सर्विस का एक्सपेंस पढ़ रहे हैं। IAS का नाम ही एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, तो इस बिजनेस को पढ़ ही है एम्प्लॉय की कॉस्ट रही है। तो इसलिए अब मैंने गौर नहीं किया, अब ट्रेंड अगर लेटेस्ट को चल रहा है तो बहुत पहले जब मैंने गौर किया था तो सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स के नाम से एक लाइन आइटम हुआ करती थी, अभी भी वही होती है ना। तो सब कुछ उसी के अंदर आ रहा है। अब चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल की हेड में है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की हेड में है, चाहे वो एडमिन की हेड में है, सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, IAS 19 का जो भी एक्सपेंस है वो इसी लाइन आइटम के अंदर आ रहा है। और इन एग्जाम्पल में से किसी ने कुछ पूछना है? नहीं। मैंने 3 पास पेपर का सवाल कहे थे लेकिन कुछ लटकी हुई शक्लों से मुझे अंदाजा हुआ कि आप शर्मिंदा तो क्या हैं लेकिन करना चाहते हैं। अगर करना है वाकई इन सवालों को पढ़ना है वाकई, तो आपकी मेहरबानी पढ़ लें, आज कल कर लेता हूँ डिस्कस। और कल अगर ये कर लेते हैं अगर, तो फिर परसों के लिए वो IFRIC 14 का क्वेश्चन नंबर 7 है। लेकिन इसी वीक में कर लें तो ठीक है, वरना भूल जाने, फिर IFRS 2 में इतना घूम जाएंगे कि फिर आपको भूल जाएगा IFRIC 14 क्या होता था। तो कल आप ये तीनों सवाल देख लीजिए और परसों फिर IFRIC 14 कर लें। लेकिन अगर नहीं किया तो बस मेरी तरफ से हो गया फिर डन जी। किसका? अच्छा, IAS 19 की बात करें, ये इन पास पेपर से क्वेश्चन की बात करें कल। चलिए मगरिब पढ़ लें। चले लगाए, बता तो देते हैं। अभी भी ऑन किया है। IFRS 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और इसमें चीजें चूंकि बहुत ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा जरा मुश्किल भी है, थोड़ा सा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैं उसको टॉप रेट करता हूँ और IAS 12 फिर मेरे नज़र में इसका नंबर है। और कंसोलिडेशन तो खैर चीज़ ही अलग है, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। कोशिश इंशाल्लाह पूरी करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट सब समझा के, कैलकुलेशन सारी समझा के तसल्ली से ही आगे बढ़ें। बहरहाल इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड्स के बारे में दोबारा गाइड कर देता हूँ। अभी दोपहर को भी किसी ने पूछा था मुझे मैसेज करके, ये जो बुक मैंने बनाई हुई है ना, एक तो ये मैंने सारे स्टैंडर्ड्स निचोड़ के उसमें जो जो चीज़ भी, देखिए सारा IAS जो है ना वो तो अगर मैं बुक में लिख देता तो फिर मुझे बुक बनाने का फायदा। तो 100% IAS लिखा हुआ है नहीं, वो तो फिर बस IAS अपने नाम से छाप रहा होता।
तो जो स्टूडेंट के लिए चीज हो सकती है, क्योंकि आईएएस स्टूडेंट के लिए नहीं बनते, आईएएस तो कंपनीज के लिए बनते हैं, और वो भी पाकिस्तानी कंपनीज के लिए नहीं बनते, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए बनते हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड में जो कुछ लिखा हो वो सब पाकिस्तानी कंपनीज पे एप्लीकेबल भी हो और पाकिस्तान के सीए के स्टूडेंट के लिए टेस्ट भी होना। तो उनमें जो कुछ भी आपके लेवल की चीज हो सकती है उसको कुछ एज इट इज कॉपी कर दिया, कुछ टेबल्स की शक्ल बना दी, कुछ केसेस बना दिए। तो इस तरह से सारे स्टैंडर्ड, सारा सिलेबस बुक में मैंने डाल दिया। अब एक स्टूडेंट का सवाल ये हो सकता है कि क्या ये बुक काफी है? अगर तो आपको स्टैंडर्ड पढ़ने का शौक है, शौक उर्दू वाला शौक, तो फिर तो आप इस बुक के अलावा स्टैंडर्ड जरूर पढ़िए ओरिजिनल। लेकिन अगर ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ने से जान जाती है आपकी तो ये काफ़ी है। इसमें जितनी प्रैक्टिस डाल दी मैंने, पास्ट पेपर्स के सारे सवाल इसमें डाल दिए, और जिस तरह से स्टैंडर्ड्स की मेजॉरिटी चीज़ें अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट करके कि सारा कुछ कवर हो जाए, यानी पेपर में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको लगे कि तो नहीं पढ़ा हुआ, सारा कुछ कवर हो जाए। तो इस बुक को कर लें तो तसल्ली के लिए कह रहा हूँ काफ़ी है। यानी लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था मेरा जो काफ़ी अर्से बाद वापस आया था पढ़ाई में, पुराना लड़का था, छोड़ गया था फिर, तो उसने पहली दफ़ा रिपोर्टिंग पढ़ी थी और उसने पास करने काबिल बच्चों में से था। तो उसने मुझे यही कहा था, जी मैं तो स्टैंडर्ड कोई नहीं पढ़े, तो मुझे तो बुक पढ़ के ऐसा नहीं लगा पेपर के अंदर के कुछ ना आता हो मुझे। तो इसलिए ये बुक काफ़ी है। फिर भी जो स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हों वो हर टॉपिक का स्टैंडर्ड तब पढ़ना जब मैं वो टॉपिक पूरा करवा चुका हूँ प्रैक्टिस समेत, फिर उसके बाद आईएएस को हाथ डालना। और जो अभी इस बात पे कंफ्यूज हैं कि ओरिजिनल आईएएस पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, जो जिनका भी इतना ज़्यादा कोई मोहब्बत का, भरोसे का रिश्ता नहीं भी बन सका मेरे साथ, तो वो ऐसा करें कि 2-4 आईएएस पढ़ के देख लें। अभी हमने 3 आईएएस 4 आईएएस तो पढ़ लिए हैं, ये पढ़ के देख लें, फिर उसके बाद फैसला कर लीजिए कि आईएएस पढ़ने का आपको कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। ना पढ़ना चाहें तो तसल्ली के लिए बता रहा हूं काफी है बुक। IFRS 2 शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं इसमें। क्या हुआ? बाईस पे ऑटो पे करके फैन बंद करा था। समझ गया है? 22 पे करके ना ऑटो पे करके फैन बंद करा था, अभी चला नहीं था दोबारा। अच्छा। अभी तो देखने को लगा। ये भी येलो है, ये मुझे लगता है बंद नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ठीक है। आ जाएं जी, बुक में आ जाएं, पेज चैप्टर 6 का पहले पेज, चैप्टर 6 IFRS 2 है जी। नाम इसके इंडेक्स में मैंने पूरे नाम लिखे हुए, नाम है इसका शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। चैप्टर में आ जाए पहले पेज पे। पहले नहीं चल रहे थे एसी, गर्मी गर्मी लग रही है मुझे। अच्छा जी, इसमें स्कोप में पहला पॉइंट तो फिलहाल रहने दें। दूसरा पॉइंट, चैप्टर में पहला पेज, स्कोप, पहला पॉइंट रहने दें। दूसरा पॉइंट, जब बिजनेस राइट इशू करता है तो शेयर किन लोगों को इशू हो रहे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं, उनका हक बनता है। या तो राइट शेयर इशू हो रहे होते हैं कि कैश लेके शेयर्स दे रहे होते हैं, या फिर बोनस डिविडेंड बांट रहे होते हैं, तो बस उनको वैसे ही बस मुफ्त में शेयर्स दे रहे होते हैं। ये जो कंपनी के शेयर्स इशू करना है, क्या ये किसी सर्विस के अगेंस्ट कोई पेमेंट की जा रही, यानी उन ओनर से कुछ सर्विस लिया जिसका उनको सिला पेमेंट शेयर दे रहे हैं? नहीं, वो उन ओनर से ट्रांजैक्शंस हैं उनके ओनर होते हुए ही, इसके ऊपर नहीं लगता IFRS 2। IFRS 2 का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, यानी शेयर्स इसमें इशू हो रहे हुआ करेंगे। तो जो ओनर्स को शेयर इशू करना है वो नहीं है इस आईएएस के अंदर। ओनर्स को शेयर इशू करना इस आईएएस में नहीं है। ये स्कोप के पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो ओनर्स को शेयर इशू करना है उनकी कैपेसिटी एज अ ओनर में, तो वो इस आईएएस में नहीं है। इसी तरह से सब्सिडरी, ये हमने कंसोलिडेशन में पढ़ना है, लेकिन जिन्होंने कैफ में पढ़ा हुआ है उनको आइडिया है, और जिन्होंने बार बार रिपोर्टिंग में पढ़ा हुआ उनको भी आइडिया है कि पेरेंट सब्सिडरी को जब रिक्वायर करेगी तो शेयर्स खरीदने के अगेंस्ट कैश भी दिया जा सकता है और अपने शेयर भी इशू किए जा सकते हैं, वो भी इस आईएएस में नहीं है। तो ओनर्स को शेयर इशू करना और पेरेंट का शेयर्स सब्सिडरी के खरीदते हुए जिन लोगों से शेयर्स खरीद रहे हैं उनको बदले में अपने शेयर इशू कर देना, वो भी इस आईएएस में नहीं।
एक कंपनी ने एक और कंपनी के शेयर खरीदे, अभी कुछ अर्सा पहले तो पड़ी है कंसोलिडेशन यार, हाँ, तो उसमें सब्सिडरी के शेयर्स पेरेंट कुछ पुराने लोगों से खरीद रही होती है, तो उनको बदले में या तो पैसे दे रहे होते हैं या पैसे फ़ौरन नहीं दे रहे होते, डिले कर लेते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन, या फिर उनको अपने शेयर इशू कर देते हैं। तो वो जो शेयर इशू कर रहे हैं वो इस IS में नहीं है, सब्सिडरी को नहीं हो रहे होते, जिन लोगों से एस के शेयर्स खरीदे जा रहे होते हैं उन लोगों को इशू हो रहे होते हैं, तो वो इस शेयर इशू IS में नहीं है। तो फिर क्या है इस IS के अंदर? एक कंपनी या तो कोई एसेट खरीद रही होगी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और जिससे ये एसेट खरीदा होगा उनको पैसे देने की बजाय अपने शेयर इशू कर देंगे, तो ये जो ट्रांजैक्शन है शेयर बेस्ड पेमेंट्स है। या फिर अक्सर जगह पर, और इस IS में आप देखेंगे मेनली हम पढ़ ही ये रहे होंगे कि इंप्लॉइज को दिए जा रहे होते हैं शेयर्स, तो मेनली इस IS के अंदर इंप्लॉइज डिस्कस हो रहे होंगे, सिर्फ इंप्लॉइज नहीं है, जैसे मैंने मिसाल दी कि बिल्डिंग खरीद के शेयर्स दे रहे हैं, प्लांट खरीद के शेयर एज अ कंसिडरेशन शेयर्स दे रहे हैं, वो है इस IS के अंदर जो हमने पढ़ना। इसकी डेफिनेशन समझ लें, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये छोटे छोटे केसेस बना के शॉर्ट क्वेश्चन से मेरी मुराद ये है कि 4-5 नंबर का पार्ट ये पूछा जा सकता है, तो इसकी डेफिनेशन समझ लें। मैं आपको पहले बोर्ड पे एक डायग्राम बना के समझाऊंगा, फिर जो जो पॉइंट कहूंगा वो पढ़ लिया कीजिएगा। ये जो इसी पेज के ऊपर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस के नीचे ये मैंने 4 चीजें लिखी हुई हैं: शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन और कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। ये चारों समझ लें अच्छे तरीके से। मैं इनकी अंग्रेजी आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ना लिख के डायग्राम बना के एक फ्लो चार्ट बना के पहले समझाऊंगा, फिर अंग्रेजी कहूंगा तो पढ़ लीजिएगा। बताता हूं मैं। अच्छा, पेरेंट और सब्सिडरी, ये टर्म्स पता है सबको? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे और कंट्रोलिंग शेयर्स खरीदे, 75% शेयर्स खरीद लिए, तो जिसने खरीदे हुए हैं वो पेरेंट है और जिसके शेयर्स हैं वो सब्सिडरी है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ग्रुप मेंबर्स कहते हैं। हम जो कंपनी है वो एंटिटी है। ये किसी भी IS में ना एंटिटी उसको कहा होता है जो IS लगा रही है। हम एंटिटी हैं, या तो हमारे साथ या हमारे पेरेंट या सब्सिडरी के साथ, हम में से किसी से भी, किसी एक पार्टी ने एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट के तहत हम में से किसी को भी ये गुड्स या सर्विसेज दे रहा होगा और बदले में हम में से कोई भी इसको या तो अपने शेयर्स दे रहे होंगे। अच्छा, मैं ना अभी चूंकि शुरू किया है और पहली दफा वर्ड लिख रहा हूं, शेयर्स नहीं मैं कहता, इक्विटी कह देता हूं, या फिर कैश दे रहे होंगे। अच्छा, अभी मैंने ना सामने लिखा कैश है, लेकिन इस चैप्टर में कैश जो पे किया जा रहा होगा वो शेयर प्राइस से कहीं लिंक होगा। यानी किसी को यह कहा जा रहा होगा कि आज से 3 साल बाद हम आपको उतना पैसा देंगे जितने 500 शेयर्स की कीमत बनती है, तो जितना भी इस IS में कैश लिया दिया जा रहा होगा ना, उस कैश की अमाउंट कैसे निकलेगी? वो शेयर से लिंक्ड होगी। तो मैं इतनी लंबी बात नहीं लिख रहा, बस वर्ड कैश लिख रहा हूं। इस IS में कैश है ही वो जो शेयर से लिंक्ड है। इस अरेंजमेंट को, इस एग्रीमेंट को शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट कहते हैं। वो एग्रीमेंट जिसके तहत एक पार्टी हमें या हमारे POS को गुड सर्विसेज दे रही होगी और बदले में हमसे या तो इक्विटी ले रही होगी या फिर वो इक्विटी से रिलेटेड कैश ले रही होगी। तो इस अरेंजमेंट को शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट कहते हैं। ये अंग्रेजी पढ़ लें आप। इस चैप्टर इस पहले पेज पे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस की हेडिंग देके मैंने 4 चीजें समझाई हुई हैं। इनमें से पहली चीज आपको बता दी, ये पूरी पढ़ लें। वेस्टिंग कंडीशन का वर्ड अभी नहीं समझ आएगा, वो थोड़ी देर तक बताता हूं।
ये अंग्रेजी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं सारी, क्योंकि ना छोटे छोटे पार्ट्स में इन पे सिनेरियोज बन सकते हैं कि बताएं फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में से ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है नहीं है। इस तरह से हो सकती है टेस्टिंग, या ऐसी भी टेस्टिंग हो सकती है कि एक अकाउंटेंट ने, जैसे वो आपको एक याद हो सवाल, शायद IFRS 5 का सवाल था कि एक अकाउंटेंट था और उसने ना एक ऑपरेशंस बंद किए थे, तो उसकी उसने फॉलोइंग समरी बनाई है। वो एक IFRS 5 का सवाल था। तो हो सकता है आपको कहा हो जी एक अकाउंटेंट है, उसने फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर IFRS 2 लगा दी है, तो ये आपने बताना है कि इस पर IFRS 2 लगना है कि नहीं लगना। या इन पे अकाउंटेंट ने इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को, इसको इक्विटी सेटल्ड माना है, इसको कैश सेटल्ड माना है, तो बताएं उसने सही माना है कि नहीं माना। तो इस तरह से हो सकती है ये चीज टेस्ट, इसलिए चीजें समझा रहा हूं। तो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट की अंग्रेजी पढ़ लें सारी। अगर इसकी अंग्रेजी समझने में कुछ कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, पेंडिंग कर दीजिएगा। अगली तीनों चीजें समझा दूं तो फिर उसको दोबारा पढ़ लेना। जिन्होंने पढ़ लिया और सारा समझ आ गया वो भी, और जिन्होंने पढ़ा और नहीं समझ आया वो भी। अगली पे चलते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, मैं ना पहले आपको अगले तीनों समझा दूं ना, अगर आपको इसमें कुछ सवाल रह गया है तो पहले वो तीनों करा दूं, उसके बाद इस पर दोबारा आ जाएंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन समझ लें, ये नोट कर लें, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन समझाता हूं। नोट करें, मैं अगली बताऊं। डन। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, पहले एग्रीमेंट बताया था, अब ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। एक पार्टी है और एक हम हैं, वो ट्रांजैक्शन शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कहलाएगी अगर इससे गुड्स और सर्विसेज हमने ली हो और बदले में इसको पेमेंट चाहे कैश की शक्ल में चाहे इक्विटी की शक्ल में हम ही कर रहे हो, हम ही, या फिर हमारे POS कर रहे हो। सर्विसेज गुड्स हमने ली हो, बदले में पेमेंट चाहे हम कर रहे हो चाहे हमारी पेरेंट सब्सिडरी कर रही हो, इनको पैसे मिल जाएंगे चाहे हमसे चाहे हमारी पेरेंट और सब्सिडरी से, लेकिन गुड सर्विसेज हम ले रहे हैं। अच्छा, ये हमारे बिहाफ पे क्यों कर रहे होंगे? ये आपस की ट्रांजैक्शन है, पेरेंट सब्सिडरी एक दूसरे को साथ ही बिजनेस करते हैं। हो सकता है पेरेंट के पास पैसे तुम्हारे पास से जाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे, आप इसकी कर लेंगे सेटलमेंट को। तो गुड सर्विसेज हम ले रहे हैं, या तो कैश या इक्विटी हम ही दे रहे हैं, या फिर हमारी पेरेंट या सब्सिडरी दे रही है। लेकिन गुड सर्विसेज कौन ले रहा है? वो हम ले रहे हैं। या ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, या फिर इसकी एक और शक्ल है कि पार्टी से हमारा P और S गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, हम नहीं, हम नहीं, लेकिन इसके पैसे वो हमने देने। अच्छा, अब मैंने सिर्फ पैसे लिखे, अब मैंने स्लैश इक्विटी नहीं लिखा, अब मैंने पैसे ही लिखे। ये दोनों सिनेरियोज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं। एक सिनेरियो हम गुड सर्विसेज ले रहे हैं और बदले में इनको पेमेंट हो सकता है हम कर रहे हो,
या फिर हमारी पेरेंट सब्सिडी कर रही हो, ये हमारे लिए शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, या फिर उस पार्टी से गुड सर्विसेज हमारी पेरेंट सब्सिडी ले रही हो लेकिन उसके पैसे हम दे रहे हो। अच्छा मैं फिर बता रहा हूं कितने पैसे, ये पैसों की अमाउंट लिंक्ड होगी शेयर्स के साथ, लेकिन पैसे हम दे रहे होंगे, सर्विसेज और गुड्स वो से ले रहे होंगे, पेरेंट सब्सिडी पैसे हम दे रहे होंगे, तो ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है हमारी बुक्स के लिए। ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन की सारी अंग्रेजी पढ़ लें। ये काला वाला मैंने ए बताया और वो नीला वाला मैंने बी बताया। ये मैंने ए बताया है और ये बी बताया है। हमारी बुक्स में यानी हम एंटिटी हैं तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन वो होगी जो या तो ये काली वाली या वो नीली वाली। इसकी अंग्रेजी पढ़ लें और इससे कोई सवाल है तो बोलिए। देख जो इसका एक पॉइंट दिखा रहा है कि वो अपनी बात को सही नहीं है, इस काली वाली बात को सेम नहीं कर रहे हैं। A transaction in which the entity हम receives goods or services, यानी हमारा काम गुड्स और सर्विसेज देना है। अब उसके चाहे कैश इक्विटी दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, देखें ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें हम या सर्विसेज शेयर बेस्ड पेमेंट, यकीनन इसको पैसे इक्विटी मिल रही होगी। ये बात इसने डिफाइन कर दी कि अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। अब वो हम दे रहे होते तो साथ अंग्रेजी लिखी होती, हो सकता है हम दे रहे हो सकता है हम ना दे रहे हो, लेकिन अगर अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट गुड्स सर्विसेज हम तक पहुंच रहे हैं तो हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे IFRS 2 के मुताबिक, चाहे पैसे हम दे रहे हैं चाहे हमारा जिगर दोस्त यार दे रहा है। पैसे हमारे पास से जाना जरूरी नहीं है, इक्विटी हमारे पास से जाना जरूरी नहीं है, गुड्स सर्विसेज हम ले रहे हैं तो हमारी बुक्स में IFRS 2 के तहत अकाउंट फॉर होगी। ये वाली बात कहां लिखी है, अंडर शेयर बेस्ड अरेंजमेंट में हो गई कवर कि इसको यकीनन कैश या इक्विटी मिल रही है। अगर हम ही लाजमी दे रहे होते तो वो एक ही अंग्रेजी में लिख देता, लेकिन चूंकि गुड्स सर्विसेज हमारा कंज्यूम करना जरूरी है तो इसलिए अंग्रेजी में सिर्फ इतनी बात लिखी है, कैश या इक्विटी चाहे हम दे रहे हो चाहे हमारा PRS दे रहा हो, क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट की डेफिनेशन ही यही थी कि ये वो अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी गुड्स सर्विसेज दे रही होगी और उसको पैसे या तो हम दे रहे होंगे या PRS दे रहा होगा। ये उसकी डेफिनेशन में हो गई बात। बी में आगे चल के जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो कैश जहां देना होता है ना वहां पर ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होती है, जब इक्विटी देनी होती है ना तो ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड नहीं होती, लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती। लायबिलिटी तब रिकॉर्ड होती है जब कैश देना होता है, तो ये वर्ड ऑब्लिगेशन से पता चल रहा है जी। क्यों, तो वो तो कैश भी ऐसा ही है, पार्टी में कैश तो कैश भी तो दे सकते हैं। शेयर बेस्ड अरेंजमेंट वो है जिसमें एक पार्टी को गुड सर्विसेज के बदले या तो इक्विटी मिलेगी, चाहे वो हमसे मिले चाहे हमारे PS से मिले, या फिर कैश मिलेगा चाहे हमसे मिले चाहे PS से मिले। क्या शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट के पॉइंट बी और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ बी से क्यों रिलेट कर रहे हैं, मैंने वर्ड कैश भी तो लिखा है तो पार्ट ए में भी तो आ गया। देखो शेयर बेस्ड अरेंजमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे गुड्स बेचना ये ट्रांजैक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी ने सर्विसेज गुड्स देनी है और बदले में उसको कैश या इक्विटी मिलनी है, चाहे उसको कैश हमसे मिले चाहे हमारे PRS से मिले। ये बात शेयर बेस्ड अरेंजमेंट की डेफिनेशन में हो गई। अब उस अरेंजमेंट के तहत जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट फॉर करेंगे एंटिटी। अगर गुड्स सर्विसेज हम ले रहे हैं तो पैसे बेशक हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अगर गुड्स सर्विसेज हम ले रहे हैं तो हम इसको अपनी बुक्स में IFRS 2 रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, आपका भी हाथ उठा, आप में से शायद पूछने लगा था। शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट और ट्रांजैक्शन ओवरलैप इसलिए होते लग रहे हैं क्योंकि सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही तो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसलिए एक जैसी चीजें तो हाँ हैं। अगर एक कस्टमर के साथ सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको चीजें बेचेंगे, तो जब वो चीजें बेच देगा तो इसी का कॉन्ट्रैक्ट किया था और जब ये कर दिया तो ट्रांजैक्शन हो गई, तो इसी का कॉन्ट्रैक्ट किया था और जब ये कर दिया तो ट्रांजैक्शन हो गई। तो हाँ ओवरलैपिंग तो है, क्योंकि असल में कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन यही तो है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो जब हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ए और बी की अंग्रेजी
अब ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है ना, ये बताऊं, जो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है ये दो तरह की हो सकती हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। मैं इधर इशारे नहीं कर रहा, इस नीले वाले को नहीं बता रहा मैं इधर अंग्रेजी लगा रहा हूं पीछे। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन दो तरह की हैं। वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन जिसके बदले में इक्विटी इशू हो रही होगी वो क्या कहलाएगी? इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। और जिस शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट कैश की शक्ल में हो रही होगी उसको कहेंगे कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या हो गया? आराम आपको लतीफा लग रहा है? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या मेरे बोलने से गुदगुदी हो रही है क्या? सवाल पूछना है? पूछ ले यार, पूछ यार, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन या तो कैश सेटल्ड है या इक्विटी सेटल्ड है। अब इनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं कि कौन सी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन इक्विटी सेटल्ड है और कौन सी कैश सेटल्ड है। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, गुड सर्विसेज हमें पहुंचेंगी और बदले में हमने ही इक्विटी देनी होगी। या फिर हमने गुड सर्विसेज लेनी होंगी बस, और लेके आ जाएंगे जी अब्बू आके बात करेंगे आपसे, तो अब्बू जाने और वो पार्टी जाने। हम बस गुड सर्विसेज लेंगे और सेटल हमने नहीं करना, पैसे अब्बू देंगे। अब चाहे वो कैश सेटल्ड हो चाहे इक्विटी सेटल्ड हो, हमारा काम बस गुड सर्विसेज देना था। है जी, बेटा भी हो सकता है। तो वो जो नीला वाला है वो ए है और ये बी है, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। दोनों में कॉमन बात यह है कि गुड सर्विसेज हमें मिल रही हैं, या तो हम ही इक्विटी इशू कर रहे हैं या हम कुछ नहीं कर रहे। क्या पेरेंट्स तो दे सकती है ना सेटलमेंट, या सिर्फ हमने ही देनी? नहीं, हमने। पेरेंट यहां आ गया ना, लेकिन पेरेंट बेशक कैश सेटल ही क्यों ना कर रही हो, हम उसको फिर भी इक्विटी सेटल ही लेंगे क्योंकि हमने पैसे नहीं देने। ये जी इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है। हाँ, तो इसलिए तो समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो, ये स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि इक्विटी सेटल्ड, नाम से तो लग रहा है कि शेयर्स ही देने, तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन या इक्विटी सेटल होगी या कैश सेटल होगी। अब चूंकि हमने इस काले वाले में पैसे हमने नहीं देने, मामला सेटल कौन करेगा? या बेटा या बाबा। तो वो चूंकि जो भी मामला सेटल करेगा वो हमारा ग्रुप मेंबर होगा, यानी हमारा इक्विटी कह ले साझेदार होगा। तो इसलिए हम उसको अकाउंटिंग करते हुए ऐसी समझेंगे जैसे इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, हमारी लायबिलिटी कोई नहीं है, वो हमारे ग्रुप मेंबर ने संभाल लिया।
तो इस वजह से ये इक्विटी सेटल्ड ही मजबूरन माना जाएगा क्योंकि लायबिलिटी नहीं है इसलिए। वो मैं क्या सेटल में बताता हूँ आगे। क्या जी? हाँ नहीं हम ये हैं और हमारी पेरेंट्स सेटल कर रही होगी। हाँ, या तो हमारी कोई पेरेंट ट्रांजैक्शन सेटल कर रही होगी या हमारी कोई सब्सिडी ट्रांजैक्शन सेटल कर रही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पेरेंट है तो हम सब्सिडी है तो हम में से कोई भी कर लेगा, नहीं। हम एंटिटी हैं, या तो हमारे अब्बू आगे सेटल कर रहे होंगे या औलाद आगे सेटल कर रही होगी। हम एंटिटी हैं बस। जी अभी आपने कहा था कि जो कैश है वो लिंक होएगा शेयर से। हाँ जी, उसमें तो यही समझ आती है शेयर की उसी फॉर्म में पेमेंट हो रही है। क्या समझ आती है? वो शेयर की अमाउंट कैश पेमेंट होएगा। हाँ, कैश दिया जा रहा होगा। हाँ, हमने इसको कैश नहीं ठीक किया, इसको कैश नहीं समझा। आप इससे रिलेटेड बात पूछ रहे हैं या वैसे ही कैश सेटल पूछ रहे हैं? इसको कैश नहीं समझा। नीला वाला काला वाला? काले वाला कैश। हम ना कैश दे रहे होंगे ना हम अपनी इक्विटी दे रहे होंगे, हम सिर्फ गुड सर्विसेज ले रहे हैं। हाँ जी, हमारे पेरेंट या हमारी सब्सिडरी वो इस ट्रांजैक्शन को सेटल करने में आगे आएगी। हो सकता है वो कैश दे रही है, वो तो डिपेंड करता है कि इनके साथ क्या अरेंजमेंट हुआ है। या तो उनको कैश दिया जा रहा होगा या इक्विटी दी जा रही होगी, लेकिन वो सेटलमेंट ये कर रहे होंगे, हम नहीं। हम बस खाना खा के उठाए होंगे। इससे पहले अरेंजमेंट होगी, फिर इसे तब कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही होगा ना सब। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अरेंजमेंट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत होने वाली ट्रांजैक्शन है। लास्ट कैश सेटल्ड, ये नोटेड तो मैं मिटाऊं। कैश सेटल ये है कि जिसमें हम ही गुड सर्विसेज ले रहे हैं और हम ही उसके पैसे देंगे। हम ही गुड सर्विसेज लेंगे और हम ही उसके पैसे देंगे। ये कैश सेटल है बस। अब जो अरेंजमेंट वाले में से किसी ने पूछना है कुछ तो पूछे। तो फिर वो हमारे लिए कैश सेटल नहीं है, फिर हमारे लिए इक्विटी सेटल है। अभी पहले इधर लिखा था मैंने। अगर हम गुड सर्विसेज ले रहे हैं और हम ही इक्विटी दे रहे हैं तो वो हमारे लिए इक्विटी सेटल है। अगर हम गुड सर्विसेज ले रहे हैं और हम ही कैश दे रहे हैं तो हमारे लिए कैश सेटल है। कैश सर शेयर की वैल्यू से वो तो अमाउंट की बात हो गई ना, देना कैश है। कैश सेटल का मतलब है जिसमें कैश पे होना है। कितना पे होना है उसका ताल्लुक शेयर प्राइस से है, लेकिन पे तो कैश होना है ना, तो उसको कैश सेटल कह रहे हैं। और जिसमें शेयर्स इशू हो जाना है उसको इक्विटी सेटल कह रहे हैं। ये बाकी लोग भी सुने, एक समरी सी बता रहा हूं। हम गुड सर्विसेज ले रहे हैं, अगर हम ही इक्विटी दे रहे हैं तो इक्विटी सेटल है, हम ही कैश दे रहे हैं तो कैश सेटल है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। हम गुड सर्विसेज ले रहे हैं, हम ही इक्विटी देंगे बदले में तो इक्विटी सेटल है, हम ही कैश देंगे तो कैश सेटल है। लेकिन अगर अब्बू आके पैसे देंगे तो हमारे लिए वो इक्विटी सेटल है। बस ये तीन चीजें बस याद रखें। वो तो दोनों के लिए कंबाइन थी ना, हमारे लिए भी पी और एस दोनों ओवरऑल बहुत आ रही थी। अगर हम लोग सिर्फ तो फिर वो ओवरऑल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन हम उसको IFRS 2 के मुताबिक नहीं काउंट कर रहे होंगे। वो वाला IFRS 2 के मुताबिक रिकॉर्ड कर रहा होगा हमारा पेरेंट सब्सिडरी, यानी वो उस मिसाल में एंटिटी बन जाएगा और जिसकी हम आगे पेमेंट कर रहे होंगे तो वो उसको इक्विटी सेटल रिकॉर्ड कर रहा होगा। क्योंकि ना इसकी मैं आगे अकाउंटिंग बताऊंगा ना, तो उसकी अकाउंटिंग में ये भी देखना है कि डेबिट एक्सपेंस किसने करना है। तो डेबिट एक्सपेंस उसने करना है जिसने गुड सर्विसेज लेनी है।
तो इसलिए अब हम चाहे कैश जो भी पे कर रहा हो, चाहे इक्विटी जो भी पे कर रहा हो, गुड सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहा है उसने अकाउंटिंग करनी। तो इक्विटी सेटल्ड क्या है? गुड सर्विसेज हम ले रहे हैं, इक्विटी भी हम ही दे रहे हैं। कैश सेटल्ड, गुड सर्विसेज हम ले रहे हैं और हम ही कैश दे रहे हैं। और अगर गुड सर्विसेज हम ले रहे हैं लेकिन अब्बू आगे बात खुद ही कर लेंगे उससे, तो हमारी बुक्स में वो इक्विटी सेटल्ड है। बस ये समरी है। अब आगे इसकी अकाउंटिंग पे आता है। अब खैर है, ये 3 चीजें याद रख ली बस, ठीक है। अब जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे, जब ये IAS की फहम आपको मिलती जाएगी तो फिर उसके बाद गौर कर लेना उस पर। क्या लिखा हुआ है? वो एक्चुअली होता तो कैश ही है, लेकिन हो सकता है उनको कैश की बजाय कोई और लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स देनी हो, लेकिन कितनी अमाउंट की? अमाउंट शेयर्स की प्राइस से लिंक होती है, तो इसलिए उसको कैश सेटल के अंदर कवर करते हैं। अगर बदले में इक्विटी देनी है तो इक्विटी सेटल है। अगर बदले में कैश देना है या कैश जैसा कुछ और देना है, इन्वेस्टमेंट दे देते हैं उठा के अपनी, तो हम कैश नहीं दे रहे, कैश जैसी बस इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। लेकिन कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स, कितना कैश, इसकी कैलकुलेशन लिंक हुई होगी यकीनन कहीं ना कहीं शेयर्स की प्राइस। तो इस पूरे को कैश सेटल कहते हैं। चलिए डेफिनेशन से आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, किसी भी ग्रुप मेंबर की हो सकती है, क्योंकि कैश सेटल नहीं होगी इसलिए इक्विटी सेटल। हाँ हाँ, सही बात है, इसलिए सही बात है। ये मैंने बड़े काम की बात की है, इसको दोबारा बताता हूँ। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से टॉपिक पढ़ना है, उसमें बहुत सारे IAS हैं। जो लोगों से हमने पैसे लिए हैं और उनको वापस करना, लायबिलिटी की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है तो वो लायबिलिटी होती है, और नहीं पूरा उतर रहा होता तो इक्विटी हो जाती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि हमारी लायबिलिटी नहीं है इसलिए वो इक्विटी सेटल्ड है। क्या 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 अपने शेयर इशू करेंगे? जरूरी नहीं है। सवाल दोबारा करो सारा। पेरेंट या सब्सिडरी हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसे इक्विटी सेटल क्यों? क्योंकि कैश सेटल नहीं कह सकते हम। इस ट्रांजैक्शन के बदले में अपनी पेरेंट सब्सिडरी को बाद में कैसे सेटल करेंगे, ये हमारा आपस का मामला है। हो सकता है कल को हम गुड्स बेच के उसके अगेंस्ट ऑफसेट करवा लें, और अगर हम उसे ऑफसेट करने के लिए अगर हम अपने पेरेंट को पैसे देने के लिए कैश दें, वो तब की बात होगी, वो तब की बात होगी। अगर अभी इस वक्त हमारी इस ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट हमारे अब्बू ने करनी है आके, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है पैसे देना, तो हम बुक्स में उसको इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन मानेंगे। अब बाद में कभी कैसे सेटलमेंट करनी है पेरेंट एस के साथ, वो बात का मामला है। आप भी कोई सवाल पूछ रहे थे जी? बस आखिरी सवाल, आगे चल रहा हूं फिर। हाँ जी, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। हाँ, देखें, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन जो समझाई हुई है ना, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उस पूरी ट्रांजैक्शन को शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, जिसमें या तो हम सेटल कर रहे होंगे या हमारा पी और एस सेटल कर रहा होगा। उस पूरी ट्रांजैक्शन को शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। अब उसमें से हमने किसको इक्विटी सेटल्ड के तौर पे अकाउंटिंग करनी है, ये इक्विटी सेटल्ड है। उसमें से हमने किसको कैश सेटल्ड के तौर पे अकाउंट फॉर करना है, वो कैश सेटल्ड है। उस पूरी ट्रांजैक्शन को जब डिफाइन किया हुआ था ना, तो वो दोनों को सामने रख के किया था, एंड हमें भी और हमारे पी और एस को भी। वो उस पूरी ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया जा रहा था कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक पार्टी गुड सर्विसेज ले रही है और पैसे दूसरी पार्टी भी दे रही है, हम या हमारा पेरेंट सब्सिडरी सर्विसेज ले रहे हैं, पैसे शायद वो दे रहे हैं या हम दे रहे हैं। ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन डिफाइन की थी। अब आगे जब इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड डिफाइन की है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन की है कि हमने इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन की जिसकी अकाउंटिंग करनी होगी वो होगी जिसमें हम गुड सर्विसेज ले रहे हैं। हमने जिसकी कैश सेटल्ड के तौर पे अकाउंटिंग करनी होगी वो होगी जिसमें हमने गुड सर्विसेज लेनी। क्या अच्छा, अभी ना इसकी अकाउंटिंग में आगे चले ना, मैंने अभी पहले भी कहा था कि असल मसला इसमें यह देखना है कि डेबिट क्या करना है। तो एक्सपेंस वो डेबिट करेगा जो गुड सर्विसेज ले रहा है। तो इस IAS में मेन डिस्कस ही ये हुआ है कि डेबिट कितनी अमाउंट से होना है, जिसने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है वो कितनी अमाउंट से। तो ये IAS टेक्निकली लगने ही उस पर लगा है जिसने गुड सर्विसेज लेनी है। पहले ट्रांजैक्शन ओवरऑल समझाई, हम भी उसका हिस्सा हैं, हमारी PRS भी उसका हिस्सा हो सकती है। जब ट्रांजैक्शन समझा दी तो उस ट्रांजैक्शन में से कुछ वो होंगी जो हम इक्विटी सेटल या कैश सेटल के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और कुछ वो हो सकते हैं जिसको हम नहीं, हमारी PRS इक्विटी सेटल कैश सेटल के तौर पे रिकॉर्ड कर रही होगी। तो हमारा कंसर्न उनसे है जिनको हमने इक्विटी सेटल या कैश सेटल के तौर पे अकाउंट फॉर करना है, और वो तभी होंगी जब गुड सर्विसेज हम ले रहे होंगे। यहां से बात आगे चल रही है। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन एक ओवरऑल ट्रांजैक्शन बताई गई थी। अब उसमें से हमारा कंसर्न क्या है, जिसमें हमें गुड सर्विसेज मिल रही है।
शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन दो तरह की हैं जिनको अब हमने आगे अकाउंट फॉर करना है, इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड। इक्विटी सेटल और कैश सेटल की तीन बातें मैंने की हैं, तीनों दोबारा सुन लें क्योंकि अब यहां से मैं आगे बढ़ने लगा हूं। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन वो है जिसमें गुड्स सर्विसेज हमें मिलनी है और इक्विटी भी हमने देनी है, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। कैश सेटल्ड जिसमें गुड्स सर्विसेज हमें मिलनी है, पैसे भी हम नहीं देने, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। और तीसरी वो जिसमें गुड्स सर्विसेज तो हमें मिलनी है लेकिन सेटल अब्बू ने आगे करना है, तो वो हमारे लिए फिर भी इक्विटी सेटल्ड है। बस अब इन तीन को हम आगे लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट दो हैं, कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड, इनको लेके अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें से पहले पढ़ाने लगा हूं मैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। अगले पेज पे आ जाए। इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड, इन दोनों में कॉमन बात क्या है? गुड्स सर्विसेज हम ले रहे हैं। अगर वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूमेबल हैं तो हमने एक्सपेंस डेबिट करना होगा। अगर वो गुड्स कोई प्लांट या बिल्डिंग है तो ऐसे डेबिट करना होगा। तो इस ट्रांजैक्शन चाहे वो इक्विटी सेटल्ड हो चाहे कैश सेटल्ड हो, हम किसकी अकाउंटिंग करने लगे हैं? जिसमें गुड्स सर्विसेज हमें मिलनी है। तो अगर वो गुड्स सर्विसेज कंज्यूमेबल चीजें हैं तो एक्सपेंस डेबिट करना होगा, और अगर प्लांट बिल्डिंग वगैरह है तो एसेट या एक्सपेंस डेबिट होगा, क्रेडिट। अगर इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी ग्रुप का कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर कैश सेटल्ड है, कैश देना है, कैश देना होगा तो पेएबल क्रेडिट होगा। ये बात दोबारा सुने, ये जनरल बात बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम इक्विटी सेटल और कैश सेटल में उतरेंगे। जनरल बात ये बताई है कि हमने इक्विटी सेटल्ड या कैश सेटल्ड किन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करनी है? जिसमें गुड्स सर्विसेज हमें मिल रही है। तो अगर वो गुड्स सर्विसेज कंज्यूमेबल चीजें हुई तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, प्लांट बिल्डिंग हुई तो डेबिट तो होगा एसेट या एक्सपेंस। अगर इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी ग्रुप का कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, और अगर कैश सेटल्ड है यानी रिकॉर्डिंग करते हुए ही हमारी जिम्मेदारी बन रही है पैसे देने की, तो पेएबल या लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी। अब इस आईएस में आगे चल के हमने ये पढ़ना है कि ये एंट्री कब कब होनी है और कितने से होनी है, ये होने लगी आगे डिस्कशन। अब जनरल बात ये बता दी कि एसेट या एक्सपेंस डेबिट होगा, और इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी ग्रुप का कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर कैश सेटल्ड है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। और ये कब कब होगी और कितने से होगी, ये अब आगे आईएस चलने लगा। इक्विटी सेटल आगे चलाने से पहले मैं आपको ना तीन टर्म्स बताने लगा हूं, इंश्योर कर रहा हूं कि आपको ये समझ आ जाए और आप याद रख लें। तीन चीजें बता रहा हूं, आप अगर इनको समझने के बाद अपने अल्फाज में जितनी भी जरूरत लगे लिखना हो तो आपकी मर्जी है, लिख लेना, कुछ ना कुछ जरूर लिख लेना, पहले समझ लें। शेयर्स यानी ऑर्डिनरी शेयर्स, ये तो पता है क्या होता है। जब कंपनी किसी को शेयर इशू कर दे, शेयर ऑर्डिनरी शेयर, तो जिसको इशू किया वो शेयर होल्डर बन गया और कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया। अगर फेस वैल्यू पे इशू किया तो बस शेयर कैपिटल, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया तो फेस वैल्यू से जितना ऊपर है वो शेयर प्रीमियम। ये हो गया शेयर, जस्ट एक शेयर। जो बिजनेस किसी को इशू करेगा तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा और बिजनेस का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। एक तो तीन चीजों में से एक तो होगी चीज शेयर, ये तो मेरे ख्याल में ना भी लिखें तो आपको पता है। दूसरी चीज शेयर ऑप्शन, ये समझ लें क्या होती है। शेयर ऑप्शन एक ऑफर होती है, ऑफर। जैसे आपको किसी शॉप से एक कूपन मिल जाए कि मार्केट में रेट जो भी हो, आप ये पर्ची दिखाना, उस पर्ची पे लिखा हुआ है 2000 रुपए, 2000 रुपए, तो आप शॉप पे आना, आप 2000 रुपए देना, आपको हम ये चीज बेच देंगे। उस वक्त रेट जो भी हो, किसी भी शॉप से किसी प्रोडक्ट के लिए एक कूपन मिल जाए, उस पे लेट से 2000 रुपए ऐसी माइंड में आ गए थे, 2000 रुपए लिखे हों, तो उस कूपन का, उस प्रिंटेड रिसीट का हमारे पास होना हमें क्या हक दे रहा है कि हम जिस दिन भी जाएं, अच्छा जिस दिन भी डिफाइन ही होगा, ये ना हो कि हम 35 साल बाद चले जाएं, दिन भी डिफाइन होगा, उस दिन या उस दिन तक हम वो कागज लेके जाएंगे और जितनी कीमत उस पर लिखी है हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो जाएं, ना चाहें तो ना जाएं, जबरदस्ती नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस पर्ची पे लिखी हुई प्राइस पे वो चीज खरीद सकते हैं। हम वो चीज खरीदने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कैसे फैसला होगा ये? अगर मार्केट में उस वक्त महंगी हुई तो हम जरूर खरीद लेंगे जाके, और अगर मार्केट में सस्ती हुई तो हम नहीं जाएंगे, और अगर उसकी एक्सपायरी डेट गुजर रही हो
ना नहीं जाएंगे भाई, महंगी है तो हमें सस्ती मिल रही है मार्केट से तो क्यों खरीदें। तो ये एक्सपायर भी हो सकती है, इसको शेयर ऑप्शन कहते हैं कि कंपनी, मेरी बात फिर सुनिए, कंपनी शेयर इशू कर दे किसी को, ये बात ओके, शेयर इशू करना। दूसरी चीज मैंने शेयर ऑप्शन बोली है, कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक इंडिविजुअल के साथ कि आपके पास हक है कि आप फलानी डेट पे आके इतने रुपए हमें देना, हम आपको शेयर इशू कर देंगे। इसको कहते हैं कि कंपनी ने शेयर ऑप्शन इशू कर दी। नींद आ रही है? शोर तो नहीं हो रहा? मैं आस्ता बोल लेता हूं। शेयर ऑप्शन वो वादा है, ठीक है? हंसे जा रहे हैं यार आज क्या? सर जब बार बार एक बात को बोलते हैं 150 मिनट हो रहे। अच्छा देखो, मिले जुले स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे अक्सर बच्चे ये कहते हैं जी आप जब चीज़ बार बार रिपीट करते हैं ना तो बार बार सुन के वो पक्की हो जाती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। आप कह रहे हैं जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो मिक्स हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? हाँ जी, अच्छा ये नहीं करता रहूँ ना, चले दोबारा। मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। हाँ जी, मैं शेयर ऑप्शन बता रहा था क्या होती है। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी किसी पार्टी के साथ और उस पार्टी को ऑफर की होगी, कंपनी की तरफ से बाइंडिंग होगा, वो कंपनी के लिए ऑप्शन नहीं है कि कंपनी का मूड हुआ तो इनकार कर देंगे, कंपनी के लिए बाइंडिंग है। तो कंपनी ने जिसको शेयर ऑप्शन इशू कर दी, अब उस ऑप्शन होल्डर के पास राइट है कि वो जिस दिन तय हुआ होगा उस दिन आए, जो प्राइस तय हुई होगी उतने पैसे देके कंपनी से शेयर इशू करवा ले। इस वादे को शेयर ऑप्शन कहते हैं। और जो प्राइस तय हुई है उस प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। इसी तरह का कुछ टैक्स में ही पड़ा, शेयर ऑप्शन पड़ी होगी। हाँ ये प्राइस वाली बात रिपीट कर रहा हूं। जो कंपनी ने उस ऑफर में कहा होगा ना कि आप लेट से 31 मार्च 2022 तक आ सकते हैं और आपको ऑफर है कि आप हमें 45 रुपए 45 रुपीज देना, हम आपको शेयर इशू कर देंगे। तो ये जो 45 रुपए का वादा है, ये 45 को एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। इसी को स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। ज्यादा वैसे रिपोर्टिंग में एक्सरसाइज का वर्ड ही मिलेगा, स्ट्राइक प्राइस बीएफडी में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, ये वो वादा प्राइस है जिस पे ऑप्शन होल्डर के पास हक है कि वो इतने पैसे देके शेयर खरीद सकता है। जी वो तो शेयर होल्डर के डिसीजन को अफेक्ट करेगी ना। अगर मार्केट में शेयर सस्ता हो रहा होगा तो वो कंपनी से नहीं खरीदेगा आगे 45 रुपए का, मार्केट में महंगा होगा तो कंपनी से 45 रुपए का खरीद लेगा। तो इस ऑप्शन होल्डर के पास ऑप्शन है। जी प्राइस तय कर दी कंपनी ने, कंपनी सोच समझ के करेगी और साथ दुआएं भी करेगी, लग रहा है एक्सरसाइज करने ना आए। कोई भी प्राइस तय होगी, लेकिन वो प्राइस बस तय हो जाएगी और उस प्राइस का तय करना ही इनफैक्ट उसको शेयर ऑप्शन बना रहा है। ओपन नहीं हो सकता, वो प्राइस तय होगी तो शेयर ऑप्शन बनेगी। शेयर ऑप्शन वाली बात लिख ली तो मैं आगे बढ़ूं। जी मुझे पता है कि राइट इशू पे ये नहीं लगता, लेकिन ये चीज तो राइट इशू जैसी होगी ना। राइट इशू जैसी क्यों है? सर नहीं, अगर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पैसे लेके, या किसी शेयर होल्डर ही को शेयर ऑप्शन दी जा रही है, वो IFRS 2 में नहीं आएगी। शेयर होल्डर के अलावा किसी के साथ ये मामला हो रहा है तो क्यों हो रहा है? या उससे को गुड्स दे रहे होंगे, सर्विस दे रहे होंगे, तो फिर ये IFRS 2 में आ रहा है। शेयर ऑप्शन ओके। तीसरी चीज ना अभी शेयर इशू करना है, ना अभी शेयर ऑप्शन। देखें, शेयर भी असल में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो शेयर भी इशू होने वाली चीज है, शेयर ऑप्शन भी एक इशू होने वाली चीज है। तीसरी चीज है या तो शेयर देने का वादा या शेयर ऑप्शन देने का वादा। इस वादे की अलहदा पहचान है SIS के अंदर। यह बात दोबारा सुनिए, अगर किसी को शेयर इशू कर दिए तो बस शेयर इशू कर दिए, किसी को शेयर ऑप्शन इशू कर दी तो शेयर ऑप्शन दे दी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तीसरी चीज है कि अभी शेयर इशू किए नहीं है, लेकिन एक पर्ची लिख के दे दी कि तुमसे वादा है तुम 3 साल बाद आओगे तो तुम्हें शेयर इशू कर देंगे। ये वादा एक अलग चीज है जिसको SIS में हमने पढ़ना है। नहीं, शेयर ओके, शेयर ऑप्शन ओके। जब किसी को शेयर अभी के अभी इशू किए जा रहे हैं तो शेयर इशूड। अभी के अभी किसी को शेयर ऑप्शन दी जा रही है, शेयर ऑप्शन दे दी। तीसरी चीज बता रहा हूं, एक वादा किया जा रहा है, आप समझे एक पर्ची लिख के दी जा रही है कि तुम 4 साल बाद आना, हम तुम्हें शेयर्स मुफ्त में दे देंगे। इस पर्ची की भी एक हैसियत है SIS के अंदर। अभी शेयर इशू नहीं किए हैं,
4 साल बाद ना ही ऑप्शन दिए, बस एक वादा कर लिया पर्ची लिख के कि 4 साल बाद तुम आओगे तो हम तुम्हें शेयर दे देंगे। हैं? मस्ट बी फ्री क्या? हाँ, फ्री शेयर दे देंगे। ये पर्ची भी इस आईएएस में एक चीज है। या फिर हमने किसी को पर्ची लिख के दी कि हम अभी नहीं तुम्हें शेयर ऑप्शन दे रहे, अभी तुमसे वादा कर रहे हैं कि जब तुम 2 साल बाद आओगे तो तब हम तुम्हें शेयर ऑप्शन देंगे, शेयर नहीं देंगे, शेयर ऑप्शन। तो एक चीज है शेयर इशू करना, एक चीज है शेयर ऑप्शन इशू करना, और एक तीसरी चीज शेयर या शेयर ऑप्शन इशू करने का वादा करके पर्ची लिख देना। तो इस पर्ची की भी इस आईएएस में एक हैसियत है। ये 3 चीजें अलग अलग हैं। शेयर इशू कर दिए फौरन, शेयर ऑप्शन दे दी फौरन, शेयर लेटर लेके दे दिया, ये ले आपके पास राइट है, आप फलाने दिन आना, इतने रुपए देना, शेयर लेना, ये शेयर ऑप्शन है। तीसरी चीज एक वादा है कि फलाने दिन आपको शेयर्स मिल जाएंगे या फलाने दिन शेयर ऑप्शन मिल जाएगी, ये वादा एक अलग चीज है। ये तीसरी चीज है जिसका आईएएस में एक इस्तेमाल होने जा रहा है जी। जो वादा पूरा हो जाएगा तो पिछली एग्जांपल मान लीजिए, हाँ, जब वो वादा पूरा हो जाएगा तो या तो शेयर इशू हो जाएगा या शेयर ऑप्शन इशू हो जाएगी जी। अच्छा, किसी तरह से कैसे? कंपनी ने अकाउंटिंग उस चीज की करनी है जिसको कंपनी शेयर ऑप्शन देने लगी। कंपनी अकाउंटिंग उसकी करने लगी जिसको कंपनी ने शेयर ऑप्शन दी है। अब जिसको शेयर ऑप्शन दी है उसको क्यों दिया शेयर ऑप्शन? कोई गुड्स या सर्विसेज ली होंगी तो IFRS 2 है। अब मिस्टर ए को शेयर ऑप्शन दे दी, अब मिस्टर ए से वो गिर गई, बारिश हो रही थी, वो बहती बहती किसी और के पास चली गई, फिर एक कूड़ा चुनने वाले ने वो ऑप्शन उठाई, अब वो मिस्टर बी था, उसने फिर जाके वो कहीं क्यों बेचा, वो मिस्टर सी था, वो मर रहा था, मरते मरते उसने मिस्टर डी को दे दिया, फिर मिस्टर डी ने अपने दोस्त को कहा ये ले मिस्टर सी गिफ्ट रख लिया। अब सारी जगह से घूमता जा रहा है। कंपनी ने अकाउंटिंग उसके लिए की थी जिसको पहली दफा शेयर ऑप्शन इशू की थी, वो गुड सर्विसेज के अगेंस्ट थी, तो वो IFRS 2 है। तीनों चीजें ओके। शेयर्स इशू होना एक अलग चीज है, शेयर ऑप्शन इशू होना एक अलग चीज है, और इन दोनों में से किसी एक का वादा कर लेना ये तीसरी चीज है। हाँ, वादा। कन्वर्टेबल बॉन्ड को भी फिलहाल रहने दें, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाऊंगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड को इस वक्त बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, कंपनी या शेयर दे रही होगी या शेयर ऑप्शन दे रही होगी या दोनों में से किसी एक का। कंपनी इस वक्त जो भी कर रही है, चाहे वो शेयर इशू कर रही है, चाहे वो शेयर ऑप्शन इशू कर रही है, चाहे वो इन दोनों में से किसी एक का, कंपनी का ये काम करना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कहलाएगा। कंपनी या तो शेयर इशू कर रही है या शेयर ऑप्शन दे रही है या फिर तीसरी चीज इन दोनों में से किसी एक का वादा कर रही है, मतलब एक पर्ची पे लिख के दे रही है। इन तीनों में से जो काम भी हो रहा है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। यानी कंपनी का शेयर इशू कर देना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट करना है, शेयर ऑप्शन दे देना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट करना है, या इन दोनों में से किसी एक का वादा पर्ची पे लिख के दे देना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट करना है। तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की डेफिनेशन देख लें। खैर पढ़ के क्या समझ आनी है, इसलिए बस ये याद ही रख लीजिए, बताया इसी पेज पे ही, पेज 2 पे। अच्छा, इन तीनों बातों पे इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं, इतना जोर लगा रहा हूं, ये आगे चल के आईएएस में बार बार चीजें आ रही होंगी, लेकिन आप इनमें उलझ के ना रह जाएं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये 3 चीजें, जो कंपनी इस वक्त या तो शेयर इशू कर रही है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर रही है, शेयर ऑप्शन दे रही है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर रही है, या इन दोनों में से किसी एक का वादा कागज पे लिख के दे रही है, शेयर इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर रही है। तो जो भी इस वक्त कंपनी इन तीनों में से काम कर रही है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। जो शेयर इशू कर दिया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, जो शेयर ऑप्शन दे दी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, इन दोनों में से किसी एक का वादा पर्ची पे लिख के दे दिया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। तो पेज 2 पे जनरल क्राइटेरिया क्या बताया मैंने कि हम इक्विटी सेटल्ड या कैश सेटल्ड रिकॉर्ड ही उस ट्रांजैक्शन को करने लगे हैं जिसमें हमें गुड सर्विसेज मिल रही हैं। तो या तो एसेट डेबिट होगा या एक्सपेंस डेबिट होगा। अगर इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी ग्रुप का कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर कैश सेटल्ड है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। अगले टॉपिक मतलब इससे ऑनवर्ड अब ये सीखना है कि एंट्री कब कब होगी और कितने कितने अमाउंट से होगी। इक्विटी सेटल्ड से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा बता दूं फिर उसके बाद मैं ब्रेक करता हूं ताकि जितना बताया उसको तो हजम करें ना। इक्विटी सेटल्ड, इसी पेज पे इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन की अब डिस्कशन चलने लगी है। फिर इसी तरह की काले बैकग्राउंड और सफेद हेडिंग आ जाएगी तो फिर वो कैश सेटल्ड होगा। उससे पहले पहले सब इक्विटी सेटल्ड चल रहा है। जो ऊपर एंट्री बताई यानी एक्सपेंस या एसेट डेबिट,
और इक्विटी ग्रुप का कोई अकाउंट क्रेडिट, उस एंट्री की अमाउंट क्या होगी, मेजरमेंट। इसका पहले एक ओवरव्यू देता हूं, फिर आगे इसकी डिटेल में जाएंगे। ये आईएएस ना इसी तरह से डिस्कस हुआ है, पहले जनरल बात की, फिर उसको और तोड़ा, फिर उसको और तोड़ा, फिर उसको और तोड़ा। तो जो ऊपर एंट्री बताई है मैंने, अगर वो इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन हुई तो एक्सपेंस जैसे डेबिट, और इक्विटी ग्रुप का कोई अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी, पहले उसकी जनरल गाइडेंस है। जो मिल रहा है प्रायोरिटी वो है, अगर उसकी फेयर वैल्यू पता हो तो इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी, उस गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू। लेकिन अगर उस गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर दूसरा हल है कि हम दे क्या रहे हैं, हम जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू। ये जनरल रूल हो गया, नहीं जनरल का वर्ड नहीं बोलता, ये तो मैं ऊपर लिख चुका था। इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी उसके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस दी है कि इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी, जो गुड सर्विसेज ले रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू, अगर पता है तो वही बेस्ट है और अगर नहीं पता तो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू। अच्छा, शेयर की फेयर वैल्यू का मैं 3 चीजें थी। अगर अभी शेयर इशू कर रहे हैं फौरन तो उस शेयर की फेयर वैल्यू, अगर अभी शेयर ऑप्शन इशू कर रहे हैं तो उस शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। ये बात फिर सुनिए, होती है मॉडल्स होते हैं इसके, कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, बाइनोमियल मॉडल है, ब्लैक स्कोल मॉडल है, कुछ मॉडल्स होते हैं, वो ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको दी होगी फेयर वैल्यू, बात टूट गई, दोबारा सुने। जब इस एंट्री की अमाउंट निकली है तो पहली प्रायोरिटी क्या है, गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू, उससे एंट्री होगी। और अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती, अच्छा क्यों नहीं पता चल सकती, क्योंकि अगर हम लोग कोई प्लांट खरीद रहे हैं तो प्लांट की फेयर वैल्यू पता ही होगी, बिल्डिंग खरीद रहे हैं पता होगी, किसी कंसल्टेंसी फर्म से एक सर्विस ले रहे हैं तो पता होगी। लेकिन नॉर्मली एम्प्लॉई की सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता होती, तो उस सूरत में फिर नहीं पता होती फेयर वैल्यू। तो इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी, नंबर 1 कोशिश गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू, उससे इस एंट्री की अमाउंट होगी। और अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता लग सकती तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। अगर हम अभी के अभी शेयर दे रहे हैं तो उस शेयर की फेयर वैल्यू, अगर अभी शेयर ऑप्शन दे रहे हैं तो शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू, और अगर तीसरी चीज वो पर्ची दे रहे हैं तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू, उस पर्ची की फेयर वैल्यू। तो जो भी इस वक्त इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट किया जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू, और किस दिन की फेयर वैल्यू, ग्रांट डेट, वो आगे एक नाम आने लगा। तो एंट्री की अमाउंट क्या होगी ये मैंने यहां पर एक टेबल में बता दिया। आप ये जो पेज 2 पे जितना कुछ लिखा हुआ है इक्विटी सेटल्ड की हेडिंग से आगे, ये सारा पढ़ लें, और अगले पेज के टॉप तक जब ये डब्बा चल रहा है वो पढ़ लें, बस पहले पढ़ लें। पेज 2 शेयर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन की हेडिंग से आगे चलना शुरू करें। पेज 2 पे जो कुछ है वो पढ़ लें, और यही डब्बा अगले पेज 3 के टॉप तक जा रहा है, बस उस डब्बे तक पढ़ लें, पहले खामोशी से पढ़ लें वहां तक सारे। अच्छा, ये ओवरव्यू ऑफ मेजरमेंट में जिस तरह से मैंने टेबल बनाया हुआ है, तो ये समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि फेयर वैल्यू बोल्ड कर दिया मैंने, इफ ये है तो इसकी, इफ ये है तो इसकी।
हाँ जी, पता होती है वैसे, क्यों नहीं पता होगी? अगर कोई चीज़ बाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं पता होगी इसकी फेयर। अच्छा ठीक है, एम्प्लॉय की सर्विस हो गई ना, ठीक है। तो इससे ये हम कैसे पता करें हमने कितने शेयर में कितनी इक्विटी देंगे? सर कुछ तो फिर कुछ तो अमाउंट पता हो तो शेयर में। जब एक जॉब के लिए कोई जाता है तो जितनी सैलरी ऑफर होती है या जितनी सैलरी ये डिमांड कर रहा होता है, तो फाइनली जहाँ पर डील डन हो जाती है तो उस एम्प्लॉयर की नज़र में उस एम्प्लॉई की सर्विसेज की वो कीमत है ना, कैसे लगी वो कीमत? जहाँ नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई, ऐसे यही है ना। तो बस ऐसे ही होता है कि कंपनी देखेगी कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस हद तक सेटलमेंट पे एग्री हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ के साथ नेगोशिएशन चली, उन्होंने कहा जी आप अगर 1 साल मेहनत कर लें, तनख्वाह तो देंगे, आपको हम 1000 शेयर तोहफे में दे देंगे। एम्प्लॉय ने कहा ये 1000 शेयर से क्या होता है, महंगाई इतनी होगी, 1200 शेयर तो करें ना। फाइनली करते करते 1100 शेयर पे बात डन हो गई, तो बस वो 1100 शेयर तय हो गए। हाँ जी, पढ़ लिया अंग्रेजी, चलें आगे फिर लेक्चर 20 में चलते हैं, ठीक है।